जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने मासा पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लासा क्या होता है, ठीक है। यानी लघुत्तम समापवर्त, इसको बोलते हैं LCM। समापवर्ती इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। या वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक। अब यह वो छोटी छोटी संख्या, जैसे आपने क्या कहा था अभी 24 और 40 का मासा निकाला था ना। अब 24 और 40 का LCM निकालते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। भाग विधि नहीं होती, संक्षिप्त विधि, ठीक है। संक्षिप्त विधि, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी संक्षिप्त विधि, ये दो विधियां होती हैं, ठीक। अब इन पर हम सवाल करते हैं कि कैसे छोटी से छोटी संख्या LCM होगी, ठीक है। जैसे प्रश्न है आपका कोई भी, अभी आपने लिखा कि 24 तथा 40 का लासा बताइए, ठीक है। लासा बताइए, 24 तथा 40 का लासा बताइए। तो देखते हैं 24 का गुणनखंड कैसे किए थे हम लोग, 8 त्रिक 24 ना, 8 गुणे 3, या फिर से कर लेते हैं। 24 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2, 12, 2, 6, 2, 3, यानी 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसा लिख सकते हैं 24 को, ठीक है। फिर हम 40 का निकालेंगे। 40 का निकालने पर इधर देखते हैं 40 का, 40 के लिए 2, 20 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसका LCM ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए। LCM ज्ञात करने के लिए किसी भी एक गुणनखंड को पूरा लिख लो, ठीक। जैसे 24 वाला ही लिख लो। प्रायः वैसे करते क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके सारे गुणनखंड को लिख लेंगे, ठीक। जैसे 40 है, 40 के सभी गुणनखंड को लिखो। 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये लिख दिया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये पूरी संख्या आ गई, ठीक। अब हम देखेंगे कि पहली संख्या जो है उसके गुणनखंड में कौन सी संख्या नहीं आई है, या कौन सा अपवर्तक अभी नहीं शामिल हुआ है, ठीक। देखते हैं 2 शामिल है, फिर दोबारा 2 शामिल है, फिर तिबारा 2 शामिल है, 3 भी है। क्या 3 यहाँ शामिल है? नहीं शामिल, तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 पंचे 40, 120। 120 क्या होगा इसका LCM हो जाएगा, ठीक। LCM जो है, अब वहाँ पर तो लिखा था कि छोटी से छोटी संख्या, और ये तो बहुत बड़ी संख्या है 120 ना। तो इसका फंडा ये है कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 24 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी ये संख्या कट जाएगी, और 40 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी ये संख्या कट जाएगी। चलिए, 24 पंचे 120 होता है, और 40 तिहैया 120 होता है, दोनों से कट रहा है ना। तो ये 120 जो है वह न्यूनतम संख्या है जिससे
जिसमें 24 और 40 का पहाड़ा पढ़ने पर वो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है। ठीक है, ये इसका लासा ज्ञात करने का एक गुणनखंड विधि हुआ। ठीक, गुणनखंड विधि के बाद एक संक्षिप्त विधि होती है, जो कि वही आपको लगाना ही है, क्योंकि इन सब विधियों से आप भूल जाएंगे। जैसे 24 है और 40 है, इनका लासा ज्ञात करने की ये विधि आप जानते होंगे। 2 से काटो दोनों संख्याओं को, 12 और यहाँ पर 20, फिर 2 से काटो 6, यहाँ पर 10, फिर 2 से काटो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। अब सबसे न्यूनतम संख्या से काटना शुरू करते हैं। अब 2 से काटा, इसके बाद अब 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, यहाँ पर नहीं जाएगा, सीधा 5 उतारेंगे। फिर 5 से, यहाँ पर 1 है ही और यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक, तो इसका ये लासा होगा, एलसीएम होगा। कितनी बार 2 है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये इसका एलसीएम होगा, ये एलसीएम होगा। ठीक, तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 पंचे 120, ये इसका एलसीएम ज्ञात करने की ये संक्षिप्त विधि है। ठीक है, संक्षिप्त विधि है ये। इस विधि से हम लोग लासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये है संक्षिप्त विधि। इतना आप लोगों को पता चला होगा। अब एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है आपको। ठीक है, छोटी ही संख्या भी देंगे, 2 अंकों की ही। प्रश्न है आपका 16 तथा 24, 16 तथा 24 का मासा तथा लासा बताइए। ठीक, चलिए मासा सबसे पहले वही करेंगे, गुणनखंड ही निकालेंगे इसका, दोनों संख्याओं का। जैसे 16 है तो 16 को आप लिख सकते हो क्या, 8 2 4 2 2, यानी 16 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, ऐसे ही 24 का भी ज्ञात करते हैं। 24 को ज्ञात करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 6 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, 1 आएगा। यानी 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब इसका HCF ज्ञात करते हैं पहले। HCF ज्ञात करने के लिए हमने बताया था जो दोनों में कॉमन होगा, यानी कॉमन फैक्टर। 1 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तीसरा 2 कॉमन है, यानी 3 बार 2 जो है वो कॉमन है। ये इसका हुआ क्या, HCF हुआ 8। LCM ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके जो गुणनखंड है उसको लिखेंगे। बड़ी संख्या 24 है, 24 के गुणनखंड को लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो उससे छोटी संख्या है उसका कौन सा अंक जो है वो नहीं लिखा गया इसमें। 1 2 लिखा गया है, दूसरा 2 भी लिखा गया है, तीसरा 2 भी लिखा गया है। इसमें 4 बार 2 आए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने 3 ही बार लिखा है, चौथी बार भी लिख दें। ठीक, तो ये क्या हुआ 48। इसका 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 दूना 48, LCM हुआ। ये हुआ LCM और HCF ज्ञात करने का तरीका। इस पर आप लोगों को ट्रिक भी बताई जाएगी और कैसे ज्ञात करना है ये भी बताया जाएगा। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो सामान्य रूप से आप LCM और HCF ज्ञात कर पाएंगे। अब हम एक दूसरी संख्या देखते हैं, 3 अंकों वाली। ठीक है, 3 संख्याएं अलग अलग। तीन संख्याएं हैं। प्रश्न है आपका 48 72 120 का मासा
तथा लासा बताइए। ठीक, देखते हैं। अब इन तीनों के लिए वही रूल अप्लाई होगा। 48 को आपने क्या लिखा था? 48 को बार बार लिखने से अच्छा है इस बार डायरेक्ट लिखते हैं। अब 60 फॉर्म इसका। 48 को लिख सकते हैं 16 तियां 48 ना, ऐसा लिख सकते हैं। 72 है दूसरी संख्या, 72 को हम लिख सकते हैं 8 9 72। ठीक, और 120 है तो 120 को लिख सकते हैं 15 गुणे 8, 15 7 5 8 20। हाँ ठीक है, इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा लिख सकते हैं। 4 संख्या हो गई, गुणे 3 अलग से है ही, 16 तियां 48 था। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, गुणे 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है, 15 है, पहले 2 को तोड़ेंगे। 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ये गुणनखंड ज्ञात करने का एक अपना तरीका है। जैसे संख्याएं छोटी हों तो उनको तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद 2 3 5 मतलब जितने भी अभाज्य आधार में वो विभाजित हो सकें। अच्छा, मासा और लासा दोनों में कैनॉनिकल रूप में ही विभाजित होंगी संख्याएं। हमने आपको बताया कैनॉनिकल रूप। कैनॉनिकल रूप क्या होता है कि आधार जो होगा, आधार अभाज्य संख्याओं में टूटेगा, अभाज्य संख्याओं में टूटेगा, संख्या में टूटेगा। क्या कहीं आधार आपको भाज्य संख्या में मिला अभी तक? भाज्य संख्या का मतलब ये बताओ, 16 तियां 48 इस फॉर्म में मिला क्या? कहीं नहीं मिला ना। इसको और तोड़ेंगे तो देखो ये ऐसा हो रहा है। ठीक, अब इसमें हम लोग मासा और लासा आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। हमने इनको तोड़ दिया है, अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी पहले उसके गुणनखंडों को लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 120, 120 के गुणनखंड को लिख दीजिए। ठीक, 120 के बाद अब एक एक संख्या चेक करिए। 72 चेक कर लीजिए। 72 में 3 बार 2 आया है, यहाँ पर भी 3 बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 3 आया है, लेकिन इसमें 1 के बार है तो 1 बार लिख देंगे, यानी 72 जो है हमारी पूरी हो गई। अब 72 के सभी अपवर्तक जो हैं वो इसमें शामिल हो गए। 48 को देखते हैं। ठीक, 48 में 4 बार 2 आया है, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही बार है, 1 बार और बढ़ा लेंगे। ठीक, ये इसका क्या हो गया? लासा हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 16 पंचे 80 और 8 9 72, यानी 720 आएगा इसका लासा। एलसीएम क्या आया? 720। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो तीनों में कॉमन हो, जैसे 3 2 इसमें भी कॉमन है, 3 2 इसमें भी कॉमन है और 3 2 इसमें भी कॉमन है, तो पहले 3 बार 2 को लिख लो। ठीक, उसके बाद देखो 1 3 इसमें भी कॉमन है, 1 3 इसमें भी और 1 3 इसमें भी, फिर 3 को लिख दो तो 8 3 24 आएगा इसका क्या? मासा या एचसीएफ आएगा। इस प्रकार से इसके लासा और मासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, दोनों विधियों में। अब जैसे कोई भी आप लोगों ने पढ़ा था सह अभाज्य संख्याएं और क्रमागत संख्याएं, इन सब चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, मासा जो है वो क्या है? न्यूनतम मान है ना। मासा जो है बड़ी से बड़ी संख्या है लेकिन न्यूनतम मान है, न्यूनतम संख्या होगी मासा। और लासा क्या होगा? इसको अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं पूरा।
अब आगे है आपका, जैसे कोई भी संख्या है 24 और 48, ठीक है, इसका क्या मासा क्या है, ये संख्या हो जाएगी खुद ही, मासा है और ये लासा है इन दोनों का। देखो इन दोनों संख्याओं का क्या मासा क्या है, 24 है, और लासा क्या है, लासा इसका 48 आएगा, ठीक। यहाँ से ये बात निकल के आती है सामने कि मासा जो होता है, मासा ये न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है। मासा का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और लासा क्या होता है, लासा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और एक बात है, मासा जो है वो लासा से विभाजित होगा, लासा बटे मासा बराबर कुछ आएगा संख्या, ये विभाजित होगा, ठीक है भाई। उस संख्या का भी तो उसमें गुणनखंड है। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसका 8 का, इसको लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, इसको लिख सकते हैं 8 छंग 48, ठीक। मासा क्या हुआ, यही संख्या तो हुई यही संख्या ही तो हुई, ठीक। मासा क्या होगी, यही संख्या छोटी वाली 24। ठीक। अब जैसे कोई सवाल बन रहा है इस टाइप का, एक कभी कभी पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकल सवालों में, एक नोट करके लिखें, ये चल क्यों नहीं रहा। दी गई संख्याओं का लासा मासा से सदैव विभाजित होगा, सदैव विभाजित होगा। आप लोग देखिएगा, दी गई संख्याओं का लासा सदैव मासा से विभाजित होगा, ठीक। अब इस पर एक सवाल करते हैं। जैसे प्रश्न है, कुछ संख्याओं का मासा क्या है, लासा 120 है, तो उनका मासा हो सकता है, मासा हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, जैसे है कोई भी संख्या, नहीं हो सकता है यहाँ पर लिख दो, क्योंकि चारों संख्याएं विभाजित हो रही ना, यहाँ पे नहीं हो सकता है। जैसे 120 के लिए क्या 40 है पहली संख्या, दूसरी 60 है, तीसरी 30 है, और चौथी क्या है 32 है, ये संख्याएं। अब आपने ऊपर पढ़ा कि दी गई संख्याओं का लासा मासा से सदैव विभाजित होगा। अगर ये उन संख्याओं का लासा है तो मासा इसमें से वही संख्या होगी जो 120 को विभाजित करे। 40 से 120 विभाजित हो रहा है जी, 4 तिहाई 12, 120। 60 से भी विभाजित हो रहा है, 130 से भी हो रहा है। 32 से क्या विभाजित हो रहा है 120? नहीं। तो यही जो है इसका मासा नहीं हो सकता है, और तीनों संख्याएं मासा इसका हो सकती हैं, यही आपको बताना था। ठीक, ये इसका नियम हो गया।
अब इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग बहुत ही कम शब्दों में समझेंगे क्या है। ठीक, अब हम स्केच दूसरी लेते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मासा जो है एक होता है तथा इनका लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल हम लोगों ने जाना कि सहअभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है तथा इनका लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, लासा इन दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं जो हैं इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। सहअभाज्य संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, जैसे 16 और 25 हैं। ठीक है, तो यह सहअभाज्य इसलिए हैं कि 16 और 25 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट दे। और तो वैसे ये संख्याएं भाज्य हैं। 16 4 से कटती है, 2 से कटती है और 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। उसी प्रकार 5 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। आपस में 16 क्या है? भाज्य है। 25 क्या है? भाज्य है। लेकिन इनका जो जोड़ा बन रहा है 16 और 25 का, ये सहअभाज्य हैं। इसको हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। जिसको नहीं समझ में आता वो पिछली क्लास जाके देखें। तो मासा जो है इन संख्याओं का एक होगा क्योंकि कोई उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर है नहीं। लासा संख्याओं का गुणनफल होगा। यही बात हम लोगों ने लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे आता है एक नोट और आता है इसी प्रकार का। एक नोट इसी तरीके का क्रमागत संख्याओं पर है। ठीक है, नोट है आपका क्रमागत संख्याओं का मासा एक होता है तथा लासा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कोई भी क्रमागत संख्या है, 2 और 3 है। ठीक है, इनका मासा क्या होगा? मासा इनका 1 होगा और लासा इनका गुणनफल होगा 2 गुणे 3 यानी 6। कोई भी संख्या है, जैसे 4 और 5 हैं, इसका एचसीएफ होगा 1, एलसीएम होगा 20। ठीक, यही बात इन्होंने कही है। 2 क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा जो है इनका दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती हैं। ठीक है, क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पे आगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती हैं। क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य होती हैं ना, आप पढ़ चुके हैं इसको। आगे अभाज्य संख्याओं के बारे में देखते हैं।
यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट पेपर में। फिर एक नोट लिखिए, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? मासा 1 होता है। तथा लासा क्या होगा? उन संख्याओं के गुणन के बराबर होगा। देखते हैं, कोई भी दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं देखिए, जैसे 2 है और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। LCM क्या होगा? गुणनफल इनका, ठीक 6। अब जैसे 5 और 7 है, और भी कोई संख्या एक ले लो, 5 है और 7 है, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। और LCM क्या होगा? गुणनफल 5 गुणे 7 यानी 35 होगा, ठीक। इनका LCM 35 होगा। यही बात इसमें कही जा रही है, यानी अभाज्य संख्याओं का भी मासा 1 होता है और लासा उनका आपस में गुणनफल। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है। 1-2 सवाल पे अभी कर लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेशन में हम लोग करेंगे तुरंत ही 2-4 सवाल, जो 3-4 बातें हम लोगों ने समझी हैं इन पर सवाल करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n तथा n+1 का लासा क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है 1 होगा, बी ऑप्शन n होगा, सी ऑप्शन n+1 होगा, डी ऑप्शन n² + n³ + n होगा। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया है, ठीक। अब हम लोगों ने अभी जो 3-4 नोट लिखवाए थे वहीं से ये सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे n एक प्राकृतिक संख्या है और n और n+1 क्या हो जाएंगी? क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी ना, क्रमागत संख्या हो जाएगी। तो क्रमागत संख्या का मासा जो है वो 1 होता है और लासा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 होता है ना, तो पहली संख्या n है, दूसरी संख्या n+1 होगी, ठीक। यही बात कही गई है। ये हो गया। अब एक और नोट आता है, ये यदि संख्याओं को उनके मासा से, किससे? मासा से भाग दिया जाए
तो मासा से उनको भाग दिया जाए तो वह संख्याएं अनुपात में व्यक्त हो जाती हैं, अनुपात में व्यक्त हो जाती हैं। ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है, यदि संख्याओं को उनके मासा से भाग दिया जाता है तो वह संख्याएं अनुपात में व्यक्त हो जाती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सीखा था अभी कि 24 है और अगला है 40। इन दोनों का मासा आपने निकाला था। मासा क्या होगा इनका मासा होगा 8। 8 त्रिक 24 और 8 पंचे 40। तो यदि इनको जब भाग दिया जाएगा 8 से, ठीक है, तो 8 त्रिक 24 और 8 पंचे 40, ये अनुपात में व्यक्त हो जाएंगी संख्याएं। यही ये कहा जा रहा है। ठीक है। संख्याएं कहाँ व्यक्त हो जाएंगी? अनुपात में व्यक्त हो जाएंगी। अब इस पर एक सवाल करते हैं। प्रश्न दिया गया है आपको, 3 संख्याओं का मासा, 3 संख्याओं का मासा 15 है तथा इनके अनुपात 4, 5, 8 है। तो संख्याएं बताइए। संख्याएं